एपिसोड 242 टू 250। घर में खूनी माहौल व्याप्त था। कोई भी नहीं बोला। माया जी, जो हमेशा बेवजह शोर मचाती रहती थी, अब चुपचाप एक कोने में एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह खड़ी थी। वह झुकी हुई पलकों से घुटनों के बल बैठे अनिका को देख रही थी। एक भी आवाज निकालने से डर रही थी। अनिका ने धैर्य के साथ घुटनों के बल बैठकर हठपूर्वक कहा, दादाजी, क्या आप कम से कम मुझे ये तो बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? क्या अर्जुन ने कुछ गलत किया है? अर्जुन से कहो कि वह तुरंत यहाँ वापस आ जाए। बॉब ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उनके चेहरे पर पत्थर जैसा भाव था और उसकी आंखों में एक कड़कती ठंडक देखी जा सकती थी। माया जी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बस वहीं खड़ी रही और अनिका को देखती रही। उन्होंने अनिका को आंख मार कर संकेत दिया कि वह अर्जुन को बुलाए। उस फिजूल खर्च ने जरूर परेशानी खड़ी की होगी, वरना बुरा आदमी आधी रात को उनके घर नहीं पहुंचता। वह अपने साथ कई आदमी भी लाया था, जो सब बाहर लाइन में खड़े थे। उनके साथ घर के अंदर 4 और आदमी भी थे। इसी तरह अर्जुन के प्रति माया जी की नफरत बढ़ती गई। अनिका अभी अभी लौटी थी और उसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि इस सब का कारण क्या था। फिर भी उसे एक स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि इसका कुछ संबंध एरिक से है। यद्यपि अनिका ऊपर से जिद्दी लग रही थी, परंतु वास्तव में वह बहुत घबराई हुई थी। वे अपने दादा बॉब येट्स का सामना करने वाले थे। जब से वह छोटी थी, उसे लगता था कि वह एक दुर्जय व्यक्ति है। वह जो भयावह आभा लेकर आए थे, वह उस समय पूरी तरह से चित्रित हुई थी जब अनिका को उससे बहुत दबाव महसूस हुआ। दादाजी, आपको मुझे बताना होगा कि अर्जुन ने क्या किया, अन्यथा मैं उसे नहीं बुला पाऊंगी, अनिका ने कमजोरी से कहा, लेकिन उसकी घुटनों के बल बैठी मुद्रा अभी भी दृढ़ थी। बॉब ने अनिका को घूर कर देखा और अपने दिल की गहराइयों से उसके लिए तरस खाए। इतनी अच्छी युवती ने एक कमजोर आदमी से शादी करके सबकी हंसी का पात्र बनने का फैसला किया। अतीत में बॉब जानबूझकर अनिका की शादी में शामिल नहीं हुए थे, और यहां तक कि उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि येट्स अनिका को अपनी पोती के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसके कारण अनिका को फॉर्च्यून 500 में अपनी नौकरी खोनी पड़ी, और परिणामस्वरूप वह बीकॉन फार्मास्यूटिकल में आ गईं। अनिका, तुम इस मामले में शामिल नहीं हो। तुम्हें बस अर्जुन को वापस बुलाने की जरूरत है। बाकी सबका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बॉब ने सख्ती से कहा और उसे डराने वाला लहजा दिया। जब अनिका ने ये शब्द सुने तो वह परेशान हो गई। अर्जुन की पत्नी होने के नाते उसका यह अधिकार था कि वह उसके बोझ को साझा करे। अर्जुन आज रात वापस नहीं आएगा। वह हाना के साथ अस्पताल में है। तुम मुझसे बात कर सकते हो। अगर उसने कोई गलती की है, तो मैं आपके सामने झुककर माफी मांगूंगी, अनिका ने जोर देकर कहा। तथापि इसके बाद बॉब अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए खड़ा हुआ और अपनी बेंत लेकर अनिका के पास गए। इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। बिना एक और शब्द कहे, बॉब ने अपना हाथ उठाया और अनिका के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पूरे हॉल में जोरदार तमाचा सुनाई दिया। मुझसे इस तरह बात करने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या तुम अर्जुन का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? क्या तुम जानती हो उसने क्या किया है? बॉब का चेहरा लाल हो गया और वह दहाड़ते हुए बोले, अगर अर्जुन आज रात वापस नहीं आया, तो तुम घुटने टेकते रहोगी। जब वह वापस आएगा, तभी तुम खड़े हो सकोगे। उसकी यह मूर्ख पोती कब होश में आएगी? हालांकि बॉब क्रोधित था, फिर भी वह अनिका की परवाह करते थे। माया जी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, भले ही अनिका को पीटा गया था। वह सिर्फ एक रीढ़विहीन, दो चेहरे वाली महिला थी, जो अर्जुन जैसे लोगों के सामने सिर्फ अहंकारी व्यवहार कर सकती थी। जब उसका सामना अपने पिता जैसे किसी व्यक्ति से हुआ, तो उसने किसी भी तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं की। इसके बावजूद वह अभी भी अनिका को पीटे जाते देखकर व्यथित थी और चिंतित होकर बोली, अनिका, जल्दी करो और उस दुष्ट को तुरंत वापस आने को कहो। तुम अभी भी उसे क्यों बचा रही हो? उसे अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। वह न तो जॉनस्टन परिवार का दामाद है, न ही येट्स परिवार का पोता दामाद। जब वह कोस रही थी, माया जी बॉब की मनोदशा को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर भी जिद्दी अनिका बिना कुछ बोले या अपना फोन निकाले घुटनों के बल बैठी रही। बॉब लगभग क्रोध से फट पड़े। उन्होंने उसकी हठधर्मिता पर अफसोस जताया, उस पर क्रूरता से इशारा किया और दांत पीसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुमने विद्रोह करने का फैसला किया है। अब से तुम बॉब येट्स की पोती नहीं रहोगी।
येट्स परिवार तुम्हारे वंश को स्वीकार नहीं करेगा। वे शब्द बहुत कठोर थे। माया जी उन शब्दों से चौंक गई और अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोली, पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अनिका आपकी पोती है। यह मामला उस काय की गलती है। वह गुस्से से अनिका की ओर मुड़ी, उसके कंधों को पकड़ी और उन्हें हताशा से हिलाई। अनिका, मूर्ख मत बनो। बस जल्दी करो और उस डरपोक को वापस आने के लिए कहो। हम इस मामले में शामिल नहीं होंगे। उसे अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा। उसकी बेटी इतनी मूर्ख क्यों थी? क्या उस निकम्मी के लिए ओल्ड मास्टर येट्स के खिलाफ खड़ा होना उचित था? तथापि अनिका ठंडी हंसी हंस पड़ी और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बॉब की ओर देखने से पहले माया जी की ओर देखा। दादाजी, मुझे पता है कि आप एरिक के लिए यहाँ आए हैं। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आई आपने मुझ पर हाथ रख दिया। क्या आपको पता चला कि एरिक ने क्या किया? क्या आपको पता है कि एरिक ने आज मेरे साथ क्या किया? अनिका क्रोधित हो गया। यह उसके दादा थे, एक बूढ़े व्यक्ति जो सही या गलत की परवाह नहीं करते थे और पोते और पोती में अंतर करते थे। बॉब के लिए एरिक येट्स का मांस और खून था, उनका प्रिय पोता। क्या अनिका उनकी पोती नहीं थी? बॉब का मुंह फड़क उठा। हालांकि अपने पोते के प्रति उसके प्यार ने उसे उसकी बात को अनदेखा करने के लिए मजबूर कर दिया। और उसने पलट कर कहा, एरिक येट्स परिवार का पोता है। भले ही उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन उसे सजा येट्स को ही देनी चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति को उसके हाथ पैर तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते समय बॉब ने गुस्से में अपनी काली और सुनहरी बेंत, जिस पर बाघ का सिर बना हुआ था, को फर्श पर टाइल से टकराया। घर में सब लोग चुप हो गए। अर्जुन ने एरिक के अंग तोड़ दिए। माया जी पहली व्यक्ति थी जो अविश्वास में पड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसकी आंखें उसके सिर में पीछे की ओर मुड़ गईं, जैसे वह लगभग बेहोश हो गई हो। वे बर्बाद हो गए। अर्जुन ने इस बार बहुत बड़ा कहर बरपाया था। जाहिर है, अनिका भी इस बात से चौंक गई थी। उसे ऐसे नतीजे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद उसे कोई पछतावा नहीं था। अर्जुन उसका पति था और वह उसके साथ खड़ी रहने को तैयार थी। उसने इसके लिए कहा था। सभी को आश्चर्य में डालते हुए अनिका ने अपने होंठ काटे और यह कहा, बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। बॉब ने धमकी भरे अंदाज में हंसते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया, उसे मारो। मैं देखना चाहता हूं कि अनिका शर्मा की हड्डियां कितनी सख्त हैं। देखते हैं कि अर्जुन तुम्हारे मारे जाने से पहले वापस आ पाता है या नहीं। दो अंगरक्षक आगे बढ़े और अपने बड़े हाथ घुमाए। नतीजतन कई घूंसे अनिका के चेहरे पर पड़े। अनिका एक साहसी महिला थी। हालांकि उसे पीटा गया था और उसके मुंह से खून की उल्टी भी हुई थी, फिर भी वह दर्द से चिल्लाए बिना घुटनों के बल बैठी रही। बॉब ने ठंड से अनिका को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन वापस नहीं आएगा। अर्जुन को बुलाओ, उसे बताओ कि अनिका यहाँ है। अगर वह वापस नहीं आया, तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। बॉब ने पलटकर माया जी पर चिल्लाया। माया जी को डर लगा। उसने फोन उठाई। अर्जुन का नंबर डायल करते समय उसकी उंगलियां कांप उठीं। अर्जुन, जल्दी से वापस आओ। अनिका को पीट पीट कर मार डाला जा रहा है। पूरे घर में चीख पुकार गूंज उठी। यह माया जी की विलाप ध्वनि थी। अपनी छोटी बच्ची को पीटते देख वह बहुत दुखी हुई। जब अर्जुन को कॉल आया, तो वह ओल्ड शर्मा मैंशन के ठीक बाहर सड़क पर पहुंचा ही था। उसने रिसीवर से थप्पड़ की आवाज सुनी और तुरंत क्रोधित हो गया। धिक्कार है बॉब येट्स। वह मौत को दावत दे रहा था। पूरा येट्स परिवार अपनी मौत को दावत दे रहा था। उसने उन्हें 1 इंच जगह दी थी और अब उन्होंने 1 मील ले लिया है। तब तो पूरा येट्स परिवार दुनिया से गायब हो जाएगा। अर्जुन ने जागीर में घुसकर देखा और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने देखा कि अनिका बॉब के सामने घुटनों के बल बैठी है। अनिका का चेहरा लाल और सूजा हुआ था। ये तो बताना ही पड़ेगा कि उसका मुंह खून से भरा हुआ था और दोनों अंगरक्षकों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और वे उसके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारते रहे। तुम मर रहे हैं। एक क्रोधित दहाड़। अर्जुन ने झपट्टा मारा और 2 घूंसे मारे। धमाका। इससे पहले कि दोनों अंगरक्षक ये समझ पाते कि क्या हो रहा है, उनके चेहरे पर मुक्का मारा गया और वे तुरंत बेहोश होकर पीछे गिर पड़े। इसके बावजूद वे शारीरिक रूप से मजबूत थे और अर्जुन के प्रहार झेल सकते थे। चेहरे पर गंभीर भाव लिए अर्जुन ने बैठकर ठंडी सांस ली। खासकर जब उसने अनिका के चेहरे पर चोटें देखीं। वह बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पाया। उन्होंने अनिका को मारने का साहस किया। यह आग से खेलने के समान था।
अर्जुन कपूर, तुम आखिरकार घर आ गए। क्या तुम चुपचाप मेरे साथ आओगे, या मुझे तुम्हें अपने साथ घसीटना होगा? बॉब ने एक बार फिर अपनी बेंत को फर्श की टाइलों पर पटका, जिससे बहुत तेज और भयावह आवाज हुई। अर्जुन ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखों से एक कड़वी ठंडक निकल रही थी, और उसका मुंह कोनों से ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। वह बहुत ही खतरनाक मुस्कान पहने हुए था। अगर काव्या वहां होती तो वह निश्चित रूप से उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ जाती। अर्जुन क्रोधित हो गया। उसका क्रोध पहाड़ों को समतल कर देगा और नदियों को नष्ट कर देगा। अतीत के अर्जुन कपूर के चेहरे पर वही मुस्कान थी, जो उस समय थी जब उन्होंने काव्या और सिन्हा परिवार के प्रतिद्वंद्वियों का सफाया कर दिया था। बॉब येट्स, क्या तुम संपूर्ण पारिवारिक विनाश का स्वाद जानते हैं? अर्जुन ने पूछा। बॉब ने बेपरवाही से उपहास किया। अर्जुन, तुम तो बस एक बेकार का कूड़ा हो। क्या तुम ऐसी किसी बात पर शेख ही बघार सकते हो? अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी गहरी आंखें घर के चारों अंगरक्षकों के साथ साथ उस क्षेत्र के आसपास खड़े लोगों पर नजर रख रही थीं। यह आसान नहीं होगा। हालांकि उसने रीड से कुछ चालें सीखी थीं, लेकिन उसकी दो मुट्ठियां इतने सारे लोगों के लिए अपर्याप्त थीं। उसे जल्दी से काम निपटाना था। बॉब येट्स, मुझे लगता है कि जितने लोग आप लेकर आए हैं, वे पर्याप्त नहीं होंगे। अर्जुन ने उपहास किया। बॉब के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव बना रहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि अर्जुन को उससे ऐसी बातें कहने की हिम्मत कहां से मिली, लेकिन उसने उसे पकड़ने के लिए ही कई लोगों को साथ लाया था। हालात कैसे बदल सकते थे? क्या उसके जैसा बेकार आदमी कोई चमत्कार कर सकता है? इस समय माया जी आगे बढ़ी, अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाई, अर्जुन, तुम्हें अपनी गड़बड़ी के लिए खुद ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। शर्मा परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। माया जी डरी हुई थी और अर्जुन के साथ सभी संबंध खत्म करना चाहती थी। बुरा आदमी क्रोधित था और परिणाम अकल्पनीय थे। हालांकि माया जी को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह क्रोधित होगा तो परिणाम और भी गंभीर हो जाएंगे। पूरा आसमान गिरने से भी अधिक गंभीर। अर्जुन, एक आदमी बनो और अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लो। तुम पहले अपने हाथ तोड़ सकते हो और फिर मेरे साथ एरिक के सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांग सकते हो। अगर वह तुम्हें जाने देने को तैयार है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हालांकि तुम कभी भी इस शहर में नहीं दिखोगे, और तुम अनिका से भी तलाक ले लोगे। बॉब ने ठंडी हंसी में कहा। उसकी नज़र में अर्जुन एक बेकार काय से ज्यादा कुछ नहीं था। बॉब के शब्दों से अनिका का दिल जोर से कांप उठा। दादाजी बहुत दबंग थे। वह अर्जुन को बचने का कोई भी मौका न देने के लिए तैयार थे। क्या एरिक जैसा कोई व्यक्ति अर्जुन को इतनी आसानी से छोड़ देगा? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। अर्जुन को दूर ले जाने का आपको क्या अधिकार है? आपने एरिक ने जो किया उसके बारे में पूछा भी नहीं। वह इसके लायक था। अनिका उठकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई और बोलते समय बॉब को घूरने लगी। चुप रहो, एक और शब्द और मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। बॉब गुस्से में था। अनिका लगातार अपनी सीमाओं का परीक्षण कर रही थी और वह इससे बहुत परेशान था। भले ही वह उनकी पोती थी, लेकिन अगर वह जिद करती रही तो बॉब को उसे छोटा मोटा सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। माया जी बहुत डर गई थी। अपने पिता की बातें सुनकर वह और भी घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को अर्जुन जैसे घटिया व्यक्ति के कारण परेशानी का सामना करना पड़े। अर्जुन कपूर, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो। अब से तुम शर्मा परिवार के दामाद नहीं हो। मेरी बेटी तुम्हें तलाक दे देगी। माया जी ने हताश होकर अर्जुन पर चिल्लाया। चुप रहो, अर्जुन ने गुस्से से कहा और अपनी आंखों में खंजर लिए माया जी को घूरने लगा। वह माया जी के अकारण आरोपों से तंग आ चुका था। उसने 3 साल तक ऐसी सास को बर्दाश्त किया था। माया जी को आश्चर्य हुआ, खासकर तब जब वह अर्जुन की जानलेवा निगाहों के संपर्क में आई। इसलिए अपने दिल की धड़कन तेज होने के साथ उसने कमजोरी से कहा, बहुत अच्छा, अर्जुन, अब तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारे जैसा दामाद नहीं है। पिताजी, अब ये कचरा हटाओ। अर्जुन को डांटने के बाद माया जी इस डर से कुछ कदम पीछे हट गई कि कहीं अर्जुन उस पर झपट कर ना आ जाए और उसे पीट ना दे। उसने पहले भी यह सब देखा था। जब अर्जुन अंदर आया तो उसने 2 अंगरक्षकों की पिटाई कर दी। वह व्यक्ति वास्तव में कुछ घूंसे भी मार सकता था। बॉब ने दया भरी आंखों से अर्जुन पर व्यंग्य किया। क्या तुमने सुना? अब तुम अकेले हो। आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेको और अपनी बाहें तोड़ दो, फिर मेरे साथ एरिक से माफी मांगने आओ। शायद तब तुम अपनी दयनीय जिंदगी जी सको।
अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। उसने अपनी भौहें उठाईं और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? बॉब ने अचानक भय की लहर महसूस की और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 2 हाथों से बच सकते हो? अगर तुम बच भी गए तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? अर्जुन की आंखों में ठंडक फैल गई। बॉब ने उसे अनिका और अहाना से डराने की हिम्मत की। एक पल में, अर्जुन ने पहल की और आगे बढ़ गया। ये कहना होगा कि बॉब के बगल में अंगरक्षक ने भी नहीं देखा कि अर्जुन ने पहला कदम कब उठाया। धमाका! एक मुक्का। अर्जुन का मुक्का बॉब के चेहरे पर लगा और तुरंत खून बहने लगा। बॉब पीछे की ओर लड़खड़ा गया और सोफे पर निढाल होकर गिर पड़ा। उनकी नाक से खून अब उसके चेहरे पर फैल गया था और उनका सिर चकरा रहा था। इस उम्र में वह अब इस तरह का झटका नहीं झेल सकता था। एक ही बार से उसे चक्कर आ गया था। अर्जुन के प्रहार के परिणाम से माया जी और घर के बाकी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन, तुमने क्या किया है? माया जी चीखी। अब तक अर्जुन ने 4 अन्य अंगरक्षकों को भी मार गिराया था। अनिका ने अर्जुन को अचंभित होकर देखा, और एक बार फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास भयानक युद्ध कौशल है। बाहर खड़े लोग अंदर घुसना चाहते थे। हालांकि, जब उन्होंने अर्जुन को बॉब के बगल में खड़े होकर उसकी गर्दन दबाते देखा, तो उन्होंने ऐसा करने का जोखिम नहीं उठाया। बॉब का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। और उसने अर्जुन को एक क्रूर तिरछी नजर से देखा और कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तक बॉब को अपनी स्थिति के बारे में पता नहीं था। माया जी एक कोने में सिमटी हुई थी। वह असहाय होकर केवल देख रही थी कि अर्जुन उसके पिता की गर्दन दबा रहा था। वह उत्तेजित होकर चिल्लाई, अर्जुन, तुरंत छोड़ दो। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस निकम्मे आदमी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? फिर भी, अर्जुन ने केवल माया जी की ओर एक नजर डाली और कहा, ये येत्स आपके पिता हैं, मेरे नहीं। उसने अनिका को मारने की हिम्मत की, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। एक वाक्य से अर्जुन ने सभी को ऐसा महसूस कराया मानो वे बर्फीले रसातल में गिर गए हों। माया जी ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन, जो हमेशा से बेकार रहा था, इतना प्रभावशाली आचरण दिखाएगा। ये येत्स परिवार का मुखिया था। अनिका को होश में आने में कुछ समय लगा। उसने जल्दी से कहा, अर्जुन, उन्हें जाने दो। वह मेरा दादा है। ये सही था, आखिरकार वह उसके दादा थे। अनिका ये देख नहीं सका कि अर्जुन ने उसका इस तरह गला घोंट दिया। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं, अनिका की ओर देखा और उससे पूरी गंभीरता से पूछा, अनिका, उसने अपने आदमियों को तुम्हें अंधाधुंध पीटने का आदेश दिया और तुम्हें और अहाना को धमकी भी दी। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे जाने दूं? अब अनिका दुविधा में थी। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, आखिरकार वह मेरे दादा हैं। भले ही उन्होंने कुछ बहुत गलत किया हो, मुझे उन्हें माफ करना चाहिए। अर्जुन चुप हो गया, और बिना कुछ कहे, उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दी। बॉब का पूरा चेहरा लाल हो गया था। जब अर्जुन ने उसे छोड़ा, तो उसने अपना मुंह खोला और बड़ी बड़ी सांसें लीं। उस क्षण बॉब को सचमुच मौत का खतरा महसूस हुआ। कई वर्षों से उन्हें हार का स्वाद नहीं चखना पड़ा था। हालांकि, उस दिन वह अर्जुन नामक दुष्ट के हाथों लगभग मर ही गया था। अनिका, मम्मी पापा को बाहर ले जाओ। मैं ओल्ड मास्टर येत्स से अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, उसकी आंखों में प्रतिरोध के निशान थे। ठीक है। अनिका को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वह अभी केवल अर्जुन पर भरोसा कर सकती थी। उम्मीद है कि वह कोई और परेशानी पैदा नहीं करेगा। चूंकि बूढ़ा आदमी घर में था और अर्जुन एक रणनीतिक स्थिति में था, इसलिए बाहर के लोगों ने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने सख्ती से कहा, बूढ़े मालिक, अपने आदमियों से कहो कि वे घर से चले जाएं। मेरा विश्वास करो, मेरे पास इतनी ताकत है कि वे कोई कार्रवाई करने से पहले ही तुमसे निपट लेंगे। बॉब का सिर अभी भी घूम रहा था। इसलिए, कुछ देर सोचने के बाद, उसने गुस्से से हाथ हिलाया और अपने आदमियों को वापस जाने का इशारा किया। दूसरी ओर, अनिका ने मिस्टर शर्मा और माया जी को अपने साथ खींच लिया। अर्जुन, कोई परेशानी मत पैदा करना। बस दादाजी से अच्छे से बात करना। अनिका ने जाने से पहले अर्जुन से कहा। उसे डर था कि अर्जुन अपना आपा खो देगा और कोई अविवेकपूर्ण काम कर देगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अर्जुन हंसा। बहुत जल्द ही केवल अर्जुन और बॉब ही बचे।
एकल व्यक्ति सोफे पर बैठते हुए अर्जुन ने बिना किसी घुमा फिराए पूछा, ओल्ड मास्टर, आपके विचार में मुंबई में येट्स परिवार की वर्तमान सामाजिक स्थिति क्या है? बॉब इस समय तक काफी शांत हो चुका था। अर्जुन का सवाल सुनकर वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अर्जुन, भले ही मुंबई में येट्स को प्रथम श्रेणी का न माना जाता हो, लेकिन हम कम से कम द्वितीय या तृतीय श्रेणी के तो हैं। क्यों? क्या तुम जैसा निकम्मा येट्स के साथ कुछ करने की योजना बना रहा है? बॉब को अर्जुन के रवैये और तौर तरीकों से अत्यंत घृणा महसूस हुई। उनका इससे क्या मतलब था? वह येट्स पर अपना हाथ रखना चाहता था। उसके जैसा कमजोर। अर्जुन ने केवल उदासीनता से मुस्कुराया, अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और बॉब से कहा, तो क्या आप 10 मिनट में येट्स परिवार के पतन को देखना चाहते हैं? बॉब का दिल बैठ गया। अर्जुन की बेपरवाह मुस्कान को देखकर उसे अचानक संकट का एहसास हुआ। वह बहुत ही अशांत महसूस कर रहा था। क्या हो रहा था? वह एक निकम्मे आदमी से इतना दबाव कैसे महसूस कर सकता था? असंभव। कुछ देर चुप रहने के बाद बॉब ने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं आज गुस्से में यहाँ आया हूँ। शायद एरिक ने वाकई कुछ गलत किया हो। मुझे घर जाकर उससे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। क्यों ना हम आज इसे ऐसे ही रहने दें? बॉब पीछे हट गया। दरअसल, अर्जुन की ओर से उन्हें अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। उस दबाव ने उसे 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और बस हल्के से मुस्कुराया। एक बेटे की गलतियों को उसके पिता द्वारा सुधारा जाना चाहिए। येट्स परिवार ने कभी भी एक अच्छा आदमी पैदा नहीं किया है। मैंने एरिक को आज जो कुछ किया उसके लिए पहले ही सबक सिखा दिया है। फिर भी, ओल्ड मास्टर, आप उसके लिए खड़े होने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? क्या पूरा येट्स परिवार एक एरिक से कम है? ऐसा कहने के बाद, जब अगले ही पल कॉल कनेक्ट हुई, तो अर्जुन ने बॉब के सामने शांति से कहा, ओल्ड मैन जॉर्ज, 10 मिनट में, मैं चाहता हूं कि येट्स की सारी संपत्ति दिवालिया हो जाए। ये किसी भी राशि पर लागू होता है। येट्स ने अवैध तरीकों से जो लाभ कमाया है, इसके अलावा उनके गंदे लेन देन के संबंधित सबूत कानून प्रवर्तन ब्यूरो को सौंपे जाने चाहिए। बॉब ने जब अर्जुन की बातें सुनी तो वह मुस्कुराया। क्या वह मजाक कर रहा था? 10 मिनट में येट्स परिवार दिवालिया हो जाएगा? अर्जुन, क्या आप येट्स के पास मौजूद संपत्ति का मूल्य जानते हैं? 2 अरब। बॉब ठंडी हंसी हंसा, उसकी आंखों में अर्जुन के लिए घृणा भरी हुई थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ एक फोन कॉल से येट्स परिवार को दिवालिया बना सकते हो? तुम बहुत भोले हो। बॉब ने अपना सिर हिलाया और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। अर्जुन लड़ाई झगड़े में थोड़ा अच्छा था। उसके पास किसी को यूं ही दिवालिया बनाने का साधन कैसे हो सकता था? क्या वह बूढ़ा हो रहा था? वह वास्तव में उस दुष्ट से डर गया था। अर्जुन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो चलिए इसे इस तरह से करते हैं। हम सैमसन येट्स से शुरुआत करेंगे। वह एरिक का पिता है, इसलिए वह एरिक को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों में विफल रहा है। इतना कहने के बाद अर्जुन ने जॉर्ज थॉमस को फिर से फोन किया। योजना बदल गई है। मैं चाहता हूं कि येट्स की संपत्ति एक एक करके दिवालिया हो जाए, शुरुआत सैमसन येट्स से हो। फोन के दूसरे छोर पर जॉर्ज ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, यंग मास्टर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं इसे संभालता हूं। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बॉब को समझ में नहीं आया कि अर्जुन इतने आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा है। खैर, वह इंतजार करेगा और देखेगा। इस समय, सैमसन अपने कार्यालय में था। उसने मुंबई के कुछ शीर्ष स्तरीय गुंडों से संपर्क किया था। वह अर्जुन को ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे वह जीवन भर नहीं भूलेगा। याद रखो, मैं उसे अपंग बनाना चाहता हूं, मारना नहीं, सैमसन ने अशुभ भाव से कहा। उन्होंने एक एक करके सैमसन के पैसे लिए और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मिस्टर येट्स। हमने कई सालों तक साथ काम किया है। हम आपको निराश नहीं करेंगे। सैमसन ने सिर हिलाया, उसकी पलकें पागलों की तरह उछल रही थीं। अचानक, एक घबराई हुई महिला सचिव अंदर घुसी और चिल्लाई, मिस्टर येट्स, कुछ हुआ है। हमारे विदेशी व्यापारियों ने अचानक सारी आपूर्ति बंद कर दी है। 8 घरेलू शाखा कंपनियों को भी अपने आपूर्तिकर्ताओं से सूचना मिली है कि सभी आपूर्ति रोक दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें कर विभाग से नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि हमारे कराधान में कोई समस्या है। कंपनी को अब निलंबित कर दिया गया है और सभी वित्तीय और लेखा पुस्तकों को कर विभाग ने अपने पास रख लिया है।
महिला सचिव काफी परेशान थी। अचानक कंपनी को इतनी बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सीफेयर ट्रेडिंग को दिवालिया बनाने के लिए पर्याप्त था। सैमसन झेप गया। क्या? साफ साफ बताओ, बिना किसी पूर्व चेतावनी के सप्लाई क्यों बंद कर दी गई? क्या हमारी वित्त टीम अब तक अच्छा काम नहीं कर रही थी? अचानक हम पर जांच क्यों हो रही है? सैमसन घबरा गया। किस कंपनी को कोई वित्तीय समस्या नहीं थी? यदि उनका पर्दाफाश हो जाता तो सैमसन को कम से कम 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। बॉस, हमें भी नहीं पता। हमने सुना है कि यह एक गुमनाम रिपोर्ट थी। महिला सचिव ने घबराते हुए जवाब दिया। एक गुमनाम रिपोर्ट? सैमसन खड़ा हो गया। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं और उसने मेज पटक दी। सब ठीक होना चाहिए। हमारी किताबें बहुत विस्तृत हैं और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समस्या विदेशी और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के साथ है। उन्होंने आपूर्ति क्यों बंद कर दी? क्या मजाक? सीफेयर ट्रेडिंग कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और वह भी विदेशी। चूंकि उनके सप्लायर अब उन्हें सामान भेजने को तैयार नहीं थे, इसलिए सैमसन को नए सप्लायर खोजने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। ये समय और पैसे दोनों का मामला था। महिला सचिव ने कुछ देर तक हिचकिचाते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें एक नया व्यापारिक साझेदार मिल गया है जो हमारी आधी कीमत देने को तैयार है। क्या आधा? क्या इसका मतलब यह नहीं कि कोई लाभ ही नहीं हुआ? सैमसन चौंक गया। आधी कीमत पर तो कोई लाभ नहीं था, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि यह एक प्रतियोगी था। इस समय सैमसन असमंजस की स्थिति में था क्योंकि उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो और पता लगाओ कि उन आपूर्तिकर्ताओं से किसने संपर्क किया। मुझे पता लगाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि सैमसन येट्स के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कौन करता है। सचिव चले गए और विशाल सम्मेलन कक्ष में केवल सैमसन और कुछ गुंडे ही रह गए। फिर भी गुंडों को पता था कि सैमसन अब एक व्यापारिक संकट का सामना कर रहा था, इसलिए वे भी जल्दी से चले गए। ठीक उसी समय, इससे पहले कि सैमसन कुछ सांस ले पाता, पहले वाली महिला सचिव एक बार फिर कमरे में दौड़ी। इस बार उसके चेहरे पर बहुत बेचैनी थी। अब क्या हुआ? धीरे बोलो। सैमसन समझ गया कि कुछ और हुआ था। बॉस, हमारे डाउनस्ट्रीम चैनल वितरक रिटर्न और रिफंड की मांग कर रहे हैं। सचिव ने घबराकर कहा। सब रिटर्न और रिफंड? सैमसन हैरान रह गया, उनकी सांसें तेज हो गईं। इसके अलावा उसका चेहरा लाल हो गया। यदि सारा माल वापस कर दिया जाए और पैसा वापस कर दिया जाए तो सीफेयर ट्रेडिंग दिवालिया हो जाएगी। कुल संपत्ति 1 अरब की ऐसे ही बर्बाद हो गया। किसी को बुलाओ जो इसे दबा दे। वापसी और रिफंड नहीं हो सकता, सैमसन ने धमकी भरे लहजे में कहा। सचिव ने रोते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, बॉस। उन्होंने पहले ही सभी शाखाओं के दरवाजे बंद कर दिए हैं और हमसे ऐसा करने की मांग कर रहे हैं। हमारे सामान में कुछ गड़बड़ है, जो सभी नकली हैं। उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो पहले से ही मामले की जांच कर रहा है। सैमसन का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। नकली? ऐसा कैसे हो सकता है? सैमसन अब पूरी तरह से घबरा गया था। अगर मामले की जांच की गई तो न केवल वह दिवालिया हो जाएगा, बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ेगा। सचिव चिल्लाया, मुझे नहीं पता। कर विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य ब्यूरो के लोग नीचे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। सैमसन अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। वह अपनी सुस्त आंखों से छत पर लगे झूमर को ही देख रहा था। वे इतनी जल्दी आ गए थे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये नकली सामान कहां से आया है। उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत दुर्जय था। वह उसे कब्र की ओर ले जा रहा था। सैमसन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसे प्रतिद्वंद्वी को कैसे उकसाया। फिर भी उसके पास सोचने का समय नहीं था। सैमसन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने पिता को फोन किया। इस समय केवल उसके पिता ही उसे बचा सकते थे। बहुत जल्द ही बॉब को, जो अभी भी ओल्ड शर्मा मैंशन में था, सैमसन का फोन आया। बॉब की रिंगटोन एक दुष्ट धुन की तरह थी। बॉब काफी देर तक मेज पर पड़े अपने फोन को देखता रहे, उसे जवाब देने में डर लग रहा था। अर्जुन द्वारा ये घोषणा किए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह सैमसन की सीफेयर ट्रेडिंग कंपनी को दिवालिया बना देगा। ये हो सकता है? असंभव। बूढ़े मालिक, आपको फोन उठाना चाहिए। सैमसन आपको मदद के लिए बुला रहा होगा, अर्जुन ने शांति से चाय पीते हुए कहा। बॉब को संदेह था, लेकिन फिर भी उसने फोन उठाया। लगभग तुरंत ही फोन के दूसरी तरफ से सैमसन की रोती हुई आवाज आई, पिताजी, इस बार आपको मुझे बचाना होगा।
मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है। व्यापार और कर अधिकारी भी मेरे पीछे पड़े हैं। बॉब का दिल धड़क उठा और वह अर्जुन को देखते रह गए जो उदासीन था। उसने सचमुच वही किया जो उसने कहा था। सैमसन, तुमने क्या कहा? बॉब अभी भी अविश्वास में था और उसने कांपती आवाज में पूछा। पिताजी, कंपनी दिवालिया हो गई है। वे मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे ले जाना चाहते हैं। जल्दी से कुछ सोचो। सैमसन चिंतित और भयभीत था। एक बार वह पकड़ा गया तो उसे निश्चित रूप से जेल में डाल दिया जाएगा। इस समय बॉब को अचानक घबराहट होने लगी। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और उसने पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, और यह केवल ट्रेलर है। अर्जुन के उस एक वाक्य ने बॉब के अंतिम बचाव को तोड़ दिया। सैमसन ने स्वाभाविक रूप से लाइन के दूसरे छोर से शब्दों का आदान प्रदान सुना और घबराहट में जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, आप किससे बात कर रहे हैं? किसने क्या किया? बॉब ने कांपते हुए कहा, सैमसन, तुम्हारी कंपनी का दिवालियेपन अर्जुन के कारण हुआ। हालांकि बॉब इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी और उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन कपूर ने वास्तव में ऐसा किया। आखिर वह कौन था? सिर्फ एक फोन कॉल और 10 मिनट से भी कम समय में सैमसन की कंपनी दिवालिया हो गई। भयानक। ये बहुत ही भयानक था। क्या ये शर्मा परिवार का बेकार दामाद था? जब सैमसन ने ये सुना, तो वह दंग रह गया। उसे प्रतिक्रिया करने में बहुत समय लगा। पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह सिर्फ एक बेकार का कूड़ा नहीं है? सैमसन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह गुंडों के साथ इस बात पर चर्चा कर रहा था कि अर्जुन को कैसे विकृत किया जाए। अब, उसकी कंपनी अचानक दिवालिया हो गई, और इसका कारण अर्जुन था। बॉब ने आह भरी। वह अब मेरे ठीक बगल में है। इसके बाद बॉब ने फोन अर्जुन को थमा दिया। अर्जुन ने बॉब से फोन लिया और हंसते हुए कहा, सैमसन येट्स, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। ये सिर्फ तुम्हारा एपेटाइजर है। सैमसन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, अर्जुन, मुझे नहीं पता कि एरिक ने क्या गलत किया। लेकिन चूंकि तुमने उसे पहले ही अपंग बना दिया है, तो क्यों न इस मामले को यहीं रोक दिया जाए। चूंकि तुम येट्स के पोते दामाद हो, इसलिए चलो यहीं रुक जाते हैं। सैमसन के पास कोई और चारा नहीं था। जिस कमजोर को वह हमेशा नीची नजर से देखता था, उसने अचानक उसे एक घातक झटका दिया था। वह और क्या कर सकता था? प्रतिरोध करना। दो अलग अलग बयूरों के प्रतिनिधि नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी उम्मीदों के विपरीत, अर्जुन ने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार हो जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। आजादी के अपने आखिरी कुछ दिनों का आनंद लें। अर्जुन ने बात खत्म करने के बाद फोन रख दिया और बॉब से कहा, ओल्ड मास्टर, मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आप अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बॉब अचंभित रह गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि, अचानक उनकी नज़र दृढ़ हो गई और उन्होंने पूछा, अर्जुन कपूर, क्या आप सच में येट्स को जाने नहीं देंगे? अगर येट्स को नष्ट नहीं किया गया, तो मुझे सोने और खाने में परेशानी होगी। इसके अलावा, ये वह कीमत है जो आपको चुकानी होगी। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया। बॉब हताश था। हालांकि, वह वर्षों से अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था और तेज हवाओं और लहरों का सामना कर चुका था। उसने जल्द ही अपना मन स्थिर कर लिया। अर्जुन, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने तुम्हें कम आंका है। फिर भी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बहुत ज्यादा कठोर मत बनो, माफ करो और भूल जाओ। येट्स परिवार एक ऐसी ताकत नहीं है जिसे गिना जा सके। येट्स के साथ कुछ भी करने से पहले, तुम्हें खुद ही इसकी कीमत तौलनी चाहिए। बॉब ने इस बारे में बहुत सोचा था। अर्जुन के पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कुछ ही कनेक्शन थे। इसलिए, सैमसन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ने संभवतः उसकी ताकत और नेटवर्क को समाप्त कर दिया था। बॉब ने भी इस संभावना पर विचार किया था कि यह सब एक धोखा था। सीफेयर ट्रेडिंग कंपनी का दिवालियापन संभवतः अर्जुन के लिए सबसे बड़ा कदम था। इसलिए, बॉब को पूरा भरोसा था। देश में, कुछ बड़े परिवारों के अलावा, कोई भी येट्स का विरोध करने के योग्य नहीं था। बॉब पहाड़ की तरह स्थिर था जब उसने एक नंबर डायल किया और कहा, पुराने फार्गो, मैं यहाँ थोड़ी कठिनाई का सामना कर रहा हूँ और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लाइन के दूसरे छोर से एक ऊंची, गड़गड़ाती आवाज सुनाई दी, जिसमें उदासी की झलक थी। बॉब, इतनी रात को मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारी आदत नहीं है।
डेसमंड फार्गो इस समय अपने अध्ययन कक्ष में अगले दिन के कार्य विवरण देख रहे थे। उन्होंने पढ़ने का चश्मा पहना हुआ था और उनके माथे पर बाल सफेद थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते थे जो लंबे समय से किसी आधिकारिक पद पर था। उनके कार्य और व्यवहार दोनों ही दृढ़ और दृढ़ थे। बॉब येट्स कई सालों से उनके अच्छे दोस्त थे। अतीत में दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था और साथ मिलकर सिस्टम में कई उपलब्धियां हासिल की थीं। हालांकि बॉब ने समय से पहले ही संन्यास ले लिया था, फिर भी उनका प्रभाव बहुत मजबूत था। ये बात खास तौर पर कई छात्रों पर लागू होती थी। बॉब ने बेपरवाह अर्जुन पर एक नज़र डाली और कहा, डेसमंड, मेरे बेटे सैमसन को अपनी कंपनी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर अधिकारियों ने उसके पास आकर कहा कि उसकी पुस्तकों में कुछ समस्याएं हैं। कृपया उन्हें दबाने में मेरी मदद करें। इसके अलावा कृपया मेरे लिए जेफरी से बात करें। उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो ने कहा कि सैमसन की कंपनी सीफेयर ट्रेडिंग द्वारा बेचे गए सामान नकली थे। कृपया मेरी एक मदद करें और इन दोनों विभागों से बात करें। आप उनसे ज्यादा परिचित हैं। यद्यपि बॉब की उम्र बढ़ती जा रही थी, फिर भी वह बहुत स्पष्टवादी था, उसके शब्द बहुत संक्षिप्त होते थे। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह सैमसन को बचाना चाहता है तो उसे आगे आकर अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डेसमंड अभी भी सिस्टम में था और उसके शब्दों का एक निश्चित वजन था। सैमसन की कंपनी में समस्याएं। क्या ये सब इतने समय से अच्छा नहीं चल रहा है? अचानक ऐसा क्यों? डेसमंड सीधा बैठ गया और अपना पढ़ने का चश्मा उतार दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना थी। ये कहना असंभव है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें सैमसन से कोई लाभ नहीं मिला। एक जूनियर के रूप में अपने बड़ों का सम्मान करना निंदनीय नहीं था। हालांकि कई बार इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी होती थी। इसलिए डेसमंड अच्छी तरह से जानता था कि अगर सैमसन मुसीबत में पड़ गया तो वह भी बच नहीं पाएगा। सैमसन के बेटे एरिक ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया है। नतीजतन दूसरी पार्टी सैमसन की कंपनी पर हमला कर रही है। ठीक है, आपको किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे उन दो पार्टियों से निपटने में मदद करें जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। बॉब को चिंता होने लगी थी। उसे अभी भी दूसरे लोगों से संपर्क करना था। बहुत अच्छा, बॉब, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा, बस मेरा इंतजार करो। रुको, तुम लोग कौन हो? तुम्हें यहाँ घुसने की अनुमति किसने दी? बाहर निकलो। अचानक लाइन के दूसरे छोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद बॉब ने फोन पर एक आवाज सुनी, डेसमंड फार्गो, आप पर मौद्रिक लाभ प्राप्त करने और सत्ता के लिए पैसे के सौदे में शामिल होने का संदेह है। अब आप गिरफ्तार हैं। कृपया हमारे साथ आइए। ये सुनकर बॉब अचानक कांप उठा। वह घबराकर चिल्लाया, डेसमंड, डेसमंड, क्या हुआ? कौन तुम्हारे घर में घुस आया? एक क्लिक के साथ फोन उठाया गया और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जिसमें मनोरंजन का एक संकेत था। बॉब येट्स, मुझे आपको ये बताने के लिए खेद है कि आपका ये कनेक्शन समाप्त हो गया है। हमने उसे काट दिया है। डेसमंड फार्गो को अब आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अब एक बैकअप योजना तैयार करनी चाहिए। क्लिक करें। बॉब घबरा गया। होश में आने के बाद उसने जल्दी से पीटर का नंबर डायल किया। हेलो पीटर, क्या कुछ हुआ है? डेसमंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिताजी, कुछ हुआ है। मुझे मेरे पद से हटा दिया गया है। अब दोनों ब्यूरो के प्रतिनिधि दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपको मुझे बचाना होगा। पीटर की मदद के लिए पुकार फोन पर सुनी गई। ये सुनते ही बॉब पसीने से भीग गया। डेसमंड फार्गो ने कई सालों तक अपनी पहचान गुप्त रखी थी और येट्स परिवार की गतिविधियों में मदद करने के लिए जिम्मेदार था। ये बात भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले सौदों के लिए विशेष रूप से सच थी। बॉब ने पीटर को भी इसी उद्देश्य से सिस्टम में भेजा था। हालांकि अब पीटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बॉब ने जीवन भर इसकी योजना बनाई थी, फिर भी उसकी दो लाइनें ऐसे ही टूट गईं। ये दोनों ही येट्स परिवार के भविष्य के आधार थे। सैमसन की कंपनी दिवालिया हो गई थी। पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया था और यहां तक कि डेसमंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बॉब ठंडे पसीने से भीग गया था और उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि अर्जुन का संपूर्ण पारिवारिक विनाश से क्या तात्पर्य था। क्या तुमने वह सब किया? बॉब ने अपने दिल में कंपन महसूस करते हुए घबराहट से पूछा।
अर्जुन बेपरवाही से सोफे पर बैठ गया, अपने फोन पर नजर डाली और कहा, अगला नाम तेज येट्स का है। तेज। बॉब एक पल के लिए अचंभित रह गया। फिर भी उसने जल्दी से अपने पसंदीदा पोते को बुलाया और उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। हालांकि इससे पहले कि वह तेज का नंबर डायल कर पाते, उनका फोन बज उठा। ये तेज से था। उस समय बॉब ने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उसे डर था कि फोन करने पर कोई बुरी खबर आएगी। फोन उठाओ। कुछ बातें पत्थर की लकीर होती हैं। चाहे आपको जल्दी पता चले या देर से, नतीजा वही होगा। अर्जुन ने शांति से कहा। कांपते हाथों से बॉब ने फोन उठाया। तुरंत ही फोन पर तेज की उत्तेजित आवाज सुनाई दी, दादाजी, परेशानी है। शहर के दक्षिण में हो रहे ओएसिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ समस्या है। अनुबंध गलत हो गया और अब पूरा प्रोजेक्ट रद्द हो गया है। अनुबंध में उल्लंघन के कारण हमें दूसरे पक्ष को 600 मिलियन का मुआवजा देना होगा। 600 मिलियन। बॉब की सांस अचानक रुक गई। येट्स परिवार के पास कुल 1 बिलियन की संपत्ति थी और निवेश के मामले में भी 1 बिलियन की संपत्ति थी। उनके पास कुल 2 बिलियन की संपत्ति थी। जब सैमसन की कंपनी दिवालिया हो गई तो उन्हें 1 अरब का नुकसान हुआ। हालांकि क्या वह 600 मिलियन मुआवजे का भुगतान करने से इनकार करने का साहस करेंगे? मुंबई के दक्षिण में ओएसिस विकास परियोजना एक एपेक्स ग्रुप परियोजना थी। वह इसे त्यागने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उन्हें मुआवजा दो। हमें एपेक्स ग्रुप के साथ अपने रिश्ते को ठीक से संभालना चाहिए और प्रोजेक्ट को वापस पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास वापसी करने का अभी भी मौका है। बॉब ने दांत पीसते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक खतरनाक भाव था। हाँ, उनके पास अभी भी एक मौका था। जब तक परियोजना अस्तित्व में रहेगी, येट्स का पतन नहीं होगा। सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि येट्स को इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि एक बार उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हो जाने के बाद भविष्य में उनके लिए और भी मौके होंगे। फिर भी अगले ही पल तेज ने कहा, दादाजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन जॉर्ज थॉमस ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। अब ये प्रोजेक्ट येट्स द्वारा नहीं संभाला जाएगा। अब न केवल हमें उन्हें 600 मिलियन का मुआवजा देना होगा, बल्कि हमने जो 200 मिलियन का अग्रिम भुगतान किया था, वह भी बर्बाद हो गया है। बॉब इस खबर से टूट गया। वह सोफे पर गिर पड़ा और अपनी छाती को पकड़कर सांस लेने लगा। ऐसी घटना कैसे घटित हुई? सैमसन की कंपनी दिवालिया हो गई थी। तेज को ले जाया गया था। मुंबई के दक्षिण में ओएसिस विकास परियोजना को 800 मिलियन के नुकसान के साथ समाप्त कर दिया गया था। आखिर हुआ क्या था? क्या दुनिया पागल हो गई थी? यदि बॉब येट्स के पास महानतम क्षमताएं भी होती, तो भी वह कुछ ही मिनटों में येट्स परिवार को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बॉब को अब इसका बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अब इसका बहुत, बहुत, बहुत पछतावा हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि अर्जुन कपूर जैसे व्यक्ति को भड़काने में वह कितनी मूर्खता कर रहा था। वह कोई कायर नहीं था, वह स्वयं शैतान था। बॉब को तुरंत होश आया और उसने अपना फोन उठाया। उसके पास एक और रास्ता था, एंजल इन्वेस्टर। जब तक एंजल निवेशक येट्स में निवेश करते रहेंगे, तब तक उनके लिए वापसी का मौका बना रहेगा। मिस्टर कपूर, ये सही था, मिस्टर कपूर। उस एंजल निवेशक ने पहले भी कहा था कि उसके कार्य मिस्टर कपूर के कारण थे। बॉब इस रहस्यमयी और धनी मिस्टर कपूर को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि इस समय अर्जुन ने शांति से अपने फोन पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा, बूढ़े मास्टर, क्या आप उस विदेशी व्यापारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने पिछली बार आपके परिवार में 1 अरब का निवेश किया था ताकि वह आकर आपको बचा सके? बॉब चौंक गया। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और उसने अर्जुन की आंखों में जीत की झलक देखी। क्या ये हो सकता है कि मिस्टर कपूर? कुछ असंभव नहीं। बॉब ने बार बार अपना सिर हिलाया और घृणा से चिल्लाया, ये तुम नहीं हो सकते। असंभव। तुम एक बेकार कचरे के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं हो, शर्मा परिवार के बेकार दामाद। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि अगले ही पल अर्जुन ने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया और कहा, बफर, 1 अरब का निवेश वापस ले लो। जरूर, मेरे सबसे आदरणीय मिस्टर कपूर। मैं इसे तुरंत करूंगा। बफर की सम्मानजनक आवाज लाइन के दूसरे छोर से सुनाई दी। वह इस समय राजधानी शहर में थे और उन्होंने अगले दिन के लिए मुंबई के लिए उड़ान बुक करवाई थी। जैसे ही अर्जुन की आवाज गिरी, बॉब का फोन बज उठा।
बॉब ने किसी अच्छी खबर की आशा में जल्दी से फोन उठाया। हालांकि लाइन के दूसरे छोर से एक और हताश आवाज सुनाई दी, बूढ़े बूढ़े मालिक, हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। 1 अरब का निवेश अब खत्म हो गया है। बॉब अब और दबाव नहीं झेल सका। उसका शरीर शिथिल हो गया और वह सोफे में धंस गया और झूमर को घूरता रहा। वह खत्म हो गया। येट्स खत्म हो गए। 20 मिनट से भी कम समय में प्रतिष्ठित येट्स परिवार स्वर्ग से नरक में गिर गया। इस समय बॉब सोफे पर इस तरह स्तब्ध पड़ा था मानो उसका सारा खून सूख गया हो। अर्जुन खड़ा हुआ, सोफे पर रो रहे बॉब की ओर देखा और कहा, येट्स परिवार को इसका परिणाम भुगतना होगा। तुम्हें वह कड़वा फल अवश्य भोगना होगा जो तुमने स्वयं बोया है। इतना कहकर अर्जुन वापस मुड़ने और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसी समय अर्जुन का फोन बज उठा। जब अर्जुन ने अपने फोन का डिस्प्ले देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वह पलटा। बॉब अपना फोन हाथ में लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। किसी कारण से उसकी उम्र काफी बढ़ गई थी। फिलिप, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया येट्स को बाहर निकलने का रास्ता दें। बॉब येट्स पहले से ही बहुत बूढ़ा था। फिर भी उस समय वह अर्जुन के सामने घुटनों के बल झुका और दया की भीख मांगते हुए उसके सामने झुक गया। कभी घमंडी दिखने वाले बॉब येट्स अब एक कमजोर, बूढ़े आदमी की तरह दिख रहे थे जो घुटनों के बल बैठकर क्षमा की भीख मांग रहा था। जब उसने कॉल का उत्तर दिया तो अर्जुन शांति से उसकी ओर देखता रहा। लाइन के दूसरी तरफ एक महिला की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, मैंने सैमसन से बात की है। दादाजी ने भी मुझे अभी अभी एक संदेश भेजा है। मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ। कृपया हमें कोई रास्ता दें। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, जेस, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, येट्स को बचाओ। दूसरा, बफर का छात्र बनो। येट्स परिवार में जेस ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने अनिका और अर्जुन के साथ अच्छा व्यवहार किया था। इसलिए अर्जुन ने शुरू से ही उस पर हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि जेस अब उससे येट्स को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था और उसे चुनाव करना था। निश्चित रूप से जेस काफी देर तक चुप रही और अंत में उसने जवाब दिया, मैंने येट्स को बचाने का फैसला किया है। ठीक है, अर्जुन ने जवाब दिया और फोन रख दिया। बॉब पर अपनी नजरें गड़ाए हुए, जो अब कांप रहा था, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, जेस की वजह से येट्स परिवार नष्ट नहीं होगा। हालांकि वापसी के बारे में सोचना भी मत। अब से येट्स परिवार का एक भी सदस्य इस शहर में प्रवेश नहीं करेगा। मैं तुम में से किसी पर भी फिर से नजर नहीं डालना चाहता, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। इतना कहकर अर्जुन ने बॉब की तरफ नहीं देखा जो अभी भी घुटनों के बल जमीन पर झुका हुआ था। इसके बजाय उसने दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर अनिका और अन्य लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन को सुरक्षित बाहर निकलते देख अनिका ने राहत की सांस ली। वह दौड़कर अर्जुन के पास गई और उसे गले लगाते हुए रो पड़ी, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बोझ का भार उठा सकती हूँ। अर्जुन ने भी उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दूसरी ओर माया जी बेचैनी से घर में घुसी और उसने अपने बुजुर्ग पिता को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। वह चीखी, अर्जुन कपूर, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? तुम एक बेकार के आदमी हो।